आज हम पढ़ेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति जो है वो किस तरीके से हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पब्लिक और दूसरा है फाइनेंस। पब्लिक का मतलब होता है लोग या जनता और फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय धन। इस तरीके से पब्लिक फाइनेंस का मतलब हुआ जनता का धन, या इसे हम लोक वित्त भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में राजा हुआ करते थे और राजाओं का एक राजकोष होता था, उसका एक वित्त मंत्री होता था जो कि इस राजकोष की रखवाली किया करता था। लेकिन आज के समय में सभी देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जनता की चुनी हुई सरकार होती है जिसमें कि हम सभी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसके अलावा उन्हें टैक्स के रूप में मनी भी देते हैं जिससे कि वो जनता के लिए कार्य कर सकें। इस तरह आजकल जो है पब्लिक फाइनेंस का तात्पर्य जनता के मनी से जनता का कार्य करना होता है। ऐसा माना जाता है कि पब्लिक फाइनेंस का उदय जर्मनी में हुआ और वहां पर इसे जिनेन शाफ्ट के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है वित्त का विज्ञान। इस तरह पब्लिक फाइनेंस अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो कि सभी सरकारों, चाहे वो केंद्र पे हो, राज्य में हो या लोकल लेवल पर हो, उनकी फाइनेंसिस के बारे में अध्ययन करता है। जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और जिन्होंने 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें इन्होंने एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेट के बारे में जिक्र तो किया है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस के बारे में कोई उल्लेख हमें उस किताब में नहीं मिलता। रिकार्डो और मिल भी रेवेन्यू की बात करते हैं। पब्लिक फाइनेंस का शब्द का पहला उल्लेख वेस्टरविल ने 1892 में किया, जहां उन्होंने सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस वर्ड का प्रयोग किया। इसके बाद 1922 में डाल्टन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंस। लेकिन पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में क्रांति उस समय आई जिस समय कीन्स की जर्नल थ्योरी की किताब आई। आप जानते हैं कि 1920 की शताब्दी में वर्ल्ड में तीन घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने कि वर्ल्ड को पूरी तरह बदल कर रखा। पहला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसमें कि सारे देशों के एक्सपेंडिचर जो थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसकी वजह से जो है सारे देश, कई देश जो है वो कर्जे में डूब गए और उन कर्जों से उबरने का उनको कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। दूसरी घटना जिसने विश्व को हिलाकर रख दिया वो थी 1930 की मंदी। 1930 की मंदी वो मंदी थी जिसमें कि एक के बाद एक देश जो थे वो मंदी की चपेट में आते चले गए और सारे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी फैलती चली गई और अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गई। इसके बाद 1942 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसने लगभग विश्व की हर अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया और सारी अर्थव्यवस्थाएं शेटर्ड हो गई। यहाँ पर एक और आर्थिक घटना हुई जिसमें कि इन्फ्लेशन बढ़ गई और सभी चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन 1950 के बाद सारी अर्थव्यवस्थाएं स्टेबलाइज होने लगी और स्टेबलाइज होने के बाद उन सबका उद्देश्य हो गया कि वो किस तरीके से अपना ज्यादा से ज्यादा विकास करें और इसमें उन्हें सरकारों की भूमिका स्पष्ट दिखाई देने लगी। लोग ये चाहने लगे कि सरकार जो है टैक्स के रूप में उनसे पैसा ले ले, लेकिन वो देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए उनके लिए अधिकाधिक कार्य करें। इस तरह पब्लिक फाइनेंस जो है वो हमें चार क्वेश्चन का आंसर देता है। पहली बात कि अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। दूसरा, किस समय अर्थव्यवस्था को गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चौथा, कि अगर जो है अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन चारों बातों का उत्तर ही हमें लोकवित्त या पब्लिक फाइनेंस प्रदान करता है। आगे की वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस का नेचर और स्कोप देखेंगे।